जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पर्यावरण का वीडियो स्टार्ट हो चुका है। रोज 7 बजे आपकी पर्यावरण की लाइव क्लास होती है। सभी लोग लाइव क्लास देखते हैं, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे जितने भी हमारे साथी हैं, और रोज इसी प्रकार से 7 बजे अध्ययन करेंगे, ठीक है। यथावत अध्ययन सभी लोगों का चल रहा है। रोज 2:30 बजे आपकी बाल विकास की क्लास हो जाती है, और रोज हम 7 बजे जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, पर्यावरण पढ़ लेते, ठीक है। 8 बजे हिंदी का टेस्ट आपका होता है। चलिए, तो फटाफट से उत्तर देने के लिए सभी लोग तैयार रहिए। महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। एक एक नंबर आज के लिए आपको महत्वपूर्ण होगा, है ना। एक एक नंबर आपके जोड़े जाएंगे। तो जल्दी से बताएं, आपका जो पहला प्रश्न है कि नागालैंड के पर्वत बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है? उग्रवाद, शहरीकरण, झूम कृषि, या फिर तीव्र जनसंख्या वृद्धि। 4 विकल्प हैं दोस्तों। नागालैंड के बारे में बात हो रहे हैं यहां पर, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रश्न 1 का आंसर, नागालैंड के पर्वत बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है? तो प्रश्न क्रमांक 1 के 4 विकल्प है हमारे सामने, और 4 में आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। वो क्या होगा? झूम कृषि। आपको पता है कि वृक्षों को जलाकर, है ना, झूमिंग कृषि की जाती है। जब एक जगह की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है तो दूसरी जगह जो है ये कृषि की जाती है। और एक क्वेश्चन और दोस्तों, इस झूमिंग कृषि को जो मध्य प्रदेश में कहा जाता है वो बेबार कृषि कहा जाता है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है? इसे बेबार कृषि कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा। तो आपका जो विकल्प नंबर सी है, जिन्होंने सी बताया है, उनका आंसर बिल्कुल सही है, और वो 1 नंबर अपना प्लस कर लेंगे। देखते हैं आज पर्यावरण में किसको कितने नंबर आते हैं, ठीक है। निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? तो बताना है कौन से देशों में, जल्दी बताओ। देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? तो कौन से देश में है? प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर हमें बताना है। आपको पता है कि हमने पढ़ा है कि 33% भाग पर क्या होनी चाहिए, है ना। एक औसतन 33% भाग पर आपके वन होने चाहिए। लेकिन एक ऐसा भी देश है जो ये कहता है कि पूरे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन होनी चाहिए। ये संवैधानिक प्रावधान भी है वहां का, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा भूटान। भूटान यानी कि सी नंबर, ठीक है। तो सी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन्होंने सी में टिक किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है ना। भूटान ऐसा देश है जहां पर संवैधानिक प्रावधान है कि 70% भाग पर क्या होनी चाहिए? वन होनी चाहिए, यानी आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? जैव विविधता प्राधिकरण बताना है आपको, भारत में कृषि संरक्षण में किस प्रकार सहायक है दोस्तों। एनबीए जैव चोरी को रोकता है तथा देशी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण करता है, या फिर एनबीए कृषि पादपों के आनुवंशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्षतः मॉनिटर करता है और इसका निरीक्षण करता है, या फिर एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवंशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता। तो ये 4 विकल्प है और कूट नीचे दिया है। आपको राइट आंसर का चयन करना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न क्रमांक है अपना 3, और 3 का आंसर होगा 2 और 3। 2 और 3 यानी सी नंबर, ठीक है। सी नंबर यानी कि एनबीए जो है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जो है, ये कृषि पादपों के आनुवंशिक संशोधन पर चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रत्यक्षतः मॉनिटर करता है और इसका निरीक्षण भी करता है, ठीक है। और इसकी अनुशंसा के बिना आनुवंशिक जैविक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन नहीं किया जा सकता। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, ठीक है। सी जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है।
निम्नलिखित में से किस देश में लानोस घास के मैदान पाए जाते हैं? लानोस हमने पढ़े हैं, घास के मैदान मैंने आपको ट्रैक से पढ़ाई है। विश्व के जो घास के मैदान है वो मैंने आपको ट्रैक से बताया है। वो घास वाला वीडियो आप जरूर देख लेना, पूरे के पूरे वीडियो आपको याद हो जाएंगे। पूरा वीडियो देख लेंगे तो जल्दी से बताना है आपको। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? हमने पढ़ा था दोस्तों, क्या पढ़ा था? प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर जो आपका उत्तर हो जाएगा कि जो लानोस घास के मैदान है वो कहां पर है? दक्षिण अमेरिका, यानी कि सी नंबर आपका सही होगा। उत्तरी अमेरिका में कौन सा है? प्रेरी घास का मैदान है। अफ्रीका में कौन सा है? कौन सा है? अफ्रीका में आपका सहारा, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ठीक है, सहारा कालाहारी, ये अफ्रीका में है, ठीक है। तो आपका सही उत्तर होगा दक्षिण अमेरिका। अगला बताना है आपको, माइकोराइजा निम्न में से किसके मध्य सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है? माइकोराइजा बताना है, शैवाल तथा कवक के बीच, शैवाल तथा पौधे के बीच, कवक तथा पौधे के बीच, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? माइकोराइजा किसके मध्य सहजीवी संबंध प्रदर्शित करता है? प्रश्न क्रमांक 5। तब आपका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? कवक तथा पौधे, कवक तथा पौधे के बीच क्या करता है? माइकोराइजा संबंध स्थापित करता है, यानी कि जो आपका सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कवक और पौधे के बीच माइकोराइजा, सी नंबर जिन्होंने भी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं अगला प्रश्न, किसमें अत्यधिक जातीय विविधता पाई जाती है? तो किसमें पाई जाती है अत्यधिक जातीय विविधता? पर्णपाती वन में, मरुस्थल में, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में, या फिर घास स्थल में? तो किसमें अत्यधिक जातीय विविधता पाई जाती है? 4 नंबर, प्रश्न क्रमांक 6 नंबर में आंसर हमें बताना है। और दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? किस तरफ आपका आंसर जाएगा? यानी कि आपका जो विकल्प नंबर बी है उसको लॉक कर दिया जाए, है ना। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में अत्यधिक जातीय विविधता पाई जाती है, यानी बी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कि लानोज तथा कंपोज, है ना, घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? आपने लानोस भी पढ़ा है ना। कंपोज ये किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? टुंड्रा बायोम, शीतोष्ण घास बायोम, उष्ण कटिबंधीय घास बायोम, या टैगा बायोम? किस बायोम के अंतर्गत आते हैं ये? प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपका आंसर कौन सा लॉक कर दिया जाए? जल्दी से बताएं आप लोग, है ना। सही सटीक आंसर बताना है आपको। आपका 1 नंबर भी यहां पर कट सकता है। लानोस तथा कंपोज घास के जो मैदान है वो किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? तो वो आते हैं आपके उष्ण कटिबंधीय घास बायोम के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, आपका उत्तर सी की तरफ जाएगा, है ना। सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देख लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये है आपकी सूची 1 और सूची 2। प्रेरी कहां पर है? पंपास कहां पर है? बेल्ट कहां पर है? डाउन्स कहां पर है? तो नीचे कूट भी दिए हैं, कूट की सहायता से आपको उत्तर बताना है। मैंने कई बार आपको पढ़ाया है कि अमेरिका के, उत्तरी अमेरिका के लोग क्या करते हैं? प्रेयर करते हैं। तो प्रेरी, है ना, अर्जेंट पंपास की जरूरत होती है हमें। कंपास जो होता है ना, कंपास अर्जेंट होती, कंपास की जरूरत मैथ में, जब आप मैथ पढ़ते हो तो कंपास की जरूरत आपको अर्जेंट होती है। तो पंपास कहां होगा? अर्जेंटीना। बेल्ट, और बेल्ट से बनेगा आपका बेल्ट, और बेल्ट अगर आपको फ्री में मिल जाए तो आप बहुत सारे बेल्ट ले आओगे फ्री में। तो बेल्ट कहां होगा? फ्री से बनेगा आपका अफ्रीका। और दोस्तों आपने जो वर्ल्ड का मैप देखा होगा,
ऑस्ट्रेलिया आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा डाउन होके, तो डाउन कहां पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में। तो आपको इसको सम्मिलित करना है। प्रेरी उत्तरी अमेरिका, पंपास यानी कंपास, कंपास की अर्जेंट जरूरत होती है तो अर्जेंटीना, बेल्ट फ्री में मिल जाए तो बहुत सारे बेल्ट ले लेंगे तो फ्री का अफ्रीका, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, है ना। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया आपने देखा होगा, जो ऑस्ट्रेलिया है वो यहां पर आपको दिखता है इस प्रकार से, ऐसे, है ना, नीचे। तो डाउन से कहां पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर बताया है। अधिकांश लोगों ने प्रश्न क्रमांक 8 का क्या बता दिया है? बी नंबर। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना, विषुवत वर्षा वनों को दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो किस नाम से जानते हैं? लानोस, कैंपोस, ग्रीन चाको या फिर सेल्वास? तो राइट आंसर प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर बताना है, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्या होगा? विषुवत वर्षा वनों को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है दोस्तों सेलवास। कैसे जाना जाता है? सेलवास। याद रख लेना, यानी कि जो आपका डी नंबर है, आपका उत्तर डी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, सेलवास के नाम से जो विषुवत वर्षा वन होते हैं वो कहलाते हैं क्या? सेलवास। ठीक है, डी जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। एबोनी तथा महोगनी वृक्ष संबंधित हैं, तो किससे संबंधित हैं? कौलधारी वनों से, पतझड़ वनों से, उष्ण कटिबंधीय मानसून वनों से या फिर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों से। एबोनी तथा महोगनी वृक्ष, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर बताना है। तो एबोनी और महोगनी ये बताना है आपको, और आपको पता है दोस्तों एबोनी, बोनी, और बोनी से क्या होता है? बोनी और महोगनी ये क्या है? आपका सदाबहार वनों से संबंधित हैं, यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन से वनों से संबंधित हैं? सदाबहार वनों से। पर्यावरण को कोई भी हल्के में नहीं लेगा, पर्यावरण का क्षेत्र बहुत विस्तृत है दोस्तों, है ना, इसलिए पर्यावरण को बहुत अच्छे से पढ़ना है। निम्न में से कौन से वन भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आर्थिक दृष्टिकोण से बताना है प्रश्न क्रमांक 11 में, और 11 में बताना है विश्व की नदियों में से अगर एक नदी आपसे पूछी गई, है ना, तो आप ये नहीं कह पाओगे सर कि ये पर्यावरण के अंतर्गत नहीं आती, है ना। विश्व की नदियों में से भी आपसे का पूछ लिया जाएगा। आपसे तो कहा है कि पर्यावरण आपको पढ़ना है ना, और पर्यावरण में आपको बोल दिया कि नदियां आपको पढ़ना है। तो नदियां विश्व की भी हो सकती हैं, मध्य प्रदेश की भी हो सकती है, भारत की भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आर्थिक दृष्टिकोण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो प्रश्न क्रमांक आपका हो जाएगा पतझड़ वन, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है पतझड़ वन, और डी नंबर जिन्होंने भी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अफ्रीका के जायरे बेसिन की कौन सी जनजाति अपना घर पेड़ों के ऊपर बनाती है? अफ्रीका की बुशमैन, मसाई, पिग्मी या फिर लंबरजैक, कौन सी जनजाति बनाती है? प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर हमें बताना है। अफ्रीका की कौन सी जनजाति है जो अपने जो घर हैं वो वृक्षों के ऊपर बनाते हैं? और प्रश्न क्रमांक है अपना 12, तो बिल्कुल सही आंसर आपका होगा दोस्तों बुशमैन। बुशमैन याद रख लेना, है ना। अब जो पेड़ों के ऊपर बनाती है तो वो जनजाति कैसी होगी? बॉसमैन होगी, बॉसमैन, है ना। जो पेड़ों के ऊपर बनाएगी तो वो क्या होगी? बॉसमैन से बुशमैन, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बॉसमैन, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? साल, सागौन और शीशम ये किस बायोम के वृक्ष हैं? मानसूनी बायोम, भूमध्य सागरीय बायोम, विषुवत रेखीय बायोम या फिर मानसूनी सदाबहारी? तो प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर बताना है आपको, और 13 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? साल, सागौन, शीशम ये वृक्ष वहां पाए जाते हैं जहां पर वर्षा होती है अच्छी, है ना, और वर्षा होती है तो इसे क्या कहेंगे?
मानसूनी बायोम बायोम है ना। तो आपका बिल्कुल ए नंबर सही हो जाएगा, मानसूनी बायोम। जिन्होंने ए बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है, वो अपना 1 नंबर प्लस कर लेंगे आज के स्कोर में। ठीक है, रेंडियर किस बायोम का जंतु है? रेंडियर यानी 14 का आंसर आपको बताना है। टुंड्रा बायोम का, टैगा बायोम का, भूमध्यसागरीय बायोम या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम का। रेंडियर किस बायोम का जंतु माना जाता है? प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर बताना है हमें। तो आपका बिल्कुल सही 14 का आंसर बताएंगे सभी लोग और उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका टुंड्रा बायोम, रेंडियर। ठीक है, आपने पढ़ा होगा रेंडियर, और रेंडियर जो है ये टुंड्रा बायोम का जंतु है। ठीक है, और ये नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देख लो, चैपेरल का वितरण कहां पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका में, साइबेरिया में, सऊदी अरब या फिर भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। तो प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर हमें बताना है और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा चैपेरल का जो वितरण पाया जाता है दोस्तों वो पाया जाता है उत्तरी अमेरिका, यानी ए नंबर आपका जो आंसर जाता है ए की तरफ चला जाता है। ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। भारत में सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में है? सघन वन पूछे हैं दोस्तों, इसलिए संभल के उत्तर बताना। प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर, तो सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र बताएंगे किस राज्य में है? तो प्रश्न क्रमांक 16 आपको पता है दोस्तों कि जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य माना जाता है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसे पूर्व में क्या कहा जाता था? नेफा, नेफा के नाम से जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश। और एक यहां पर कौन सा है? नामदफा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और सघन वन भी कहां पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, यानी कि आपका ए नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर याद रख लेना। ठीक है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? तो कौन से बायोम की होती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन की, शंकुधारी, शीतोष्ण या फिर चैपेरल। तो किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? 4 विकल्प यानी कि 17 का आंसर हमें बताना है। और आपने शंकुधारी वन पढ़े होंगे दोस्तों, इस प्रकार से वनों का जो रूप होता है इस प्रकार से होता है ना, आपने देखा होगा। और इस शंकुधारी वनों में यहाँ की जो भूमि होती है वो अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देख लो, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती बायोम अथवा मानसूनी वन के विषय में असत्य कथन की पहचान करना है दोस्तों। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती बायोम और मानसूनी वन के बारे में आपको असत्य कथन की पहचान करना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। इन वनों में लंबवत स्थिरीकरण के 3 स्तर पाए जाते हैं। सदाबहार वनों की अपेक्षा इनकी उत्पादकता कम होती है। आर्थिक दृष्टि से इनका दोहन संभव नहीं है, या फिर इनके निचले स्तर के शाकीय पौधे सदाबहार होते हैं। 4 विकल्प हैं। क्वेश्चन आपको कठिन कठिन दिए जा रहे हैं, सरल क्वेश्चन अपन ने बहुत सारे पढ़ लिए है ना, बहुत पढ़ लिया अपन ने कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। लेकिन अब प्रश्न ऐसे हैं कि आपका माइंड भी हिल जाएगा है ना पर्यावरण के, तो आपको तैयार रहना है, चाहे वो सरल प्रश्न हो या कठिन, कुछ भी पूछा जाए। 18 का आपका राइट आंसर होगा कि आर्थिक दृष्टि से इनका दोहन संभव नहीं है, यानी कि सी नंबर। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती बायोम तथा मानसूनी वन के विषय में असत्य कथन की पहचान करनी थी, तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपको याद रखना है, निम्न में से किस बायोम को पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आईएमपी लगा लेना इसको। किस बायोम को पृथ्वी का फेफड़े के नाम से जाना जाता है? भूमध्य सागरीय बायोम,
मानसूनी बायोम, टुंड्रा बायोम या फिर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार बायोम। तो 4 विकल्प हैं। पृथ्वी का फेफड़ा, है ना, तो 19 का आंसर बताना है और 19 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, बिल्कुल आराम से बताना है। पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है दोस्तों, फेफड़े के नाम से जो बायोम जाना जाता है उस बायोम का नाम है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार बायोम, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। इन्हें पृथ्वी का फेफड़े के नाम से भी जाना जाता है, डी नंबर। अगला है निम्न में से शीत मरुस्थल है, शीत मरुस्थल बताना है कौन सा है, आटाकामा मरुस्थल, पैटागोनिया मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल या फिर विक्टोरिया मरुस्थल। शीत मरुस्थल कौन सा है, प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर। तो आपका 20 का आंसर क्या हो जाएगा, 20 यानी कि शीत मरुस्थल जो है वो आपका कौन सा है, कौन सा है, पैटागोनिया मरुस्थल, पैटागोनिया मरुस्थल, यानी बी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं दोस्तों कि मैंने मरुस्थल का एक ट्रिकी वीडियो बनाया है जिसमें सारे मरुस्थल याद करवाए हैं ट्रिक से प्लस मैप से। आप मरुस्थल जरूर पढ़ेंगे और पैटागोनिया जो मरुस्थल है वो शीत मरुस्थल है। ठीक है, बी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी का बाह्य स्तर जहां जीवन का अस्तित्व विद्यमान है तो वो स्तर कौन सा है, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल या फिर जैव मंडल। तो 21 का आंसर बताना है दोस्तों। पृथ्वी का बाह्य स्तर जहां जीवन का अस्तित्व विद्यमान है उसे क्या कहा जाएगा, 4 विकल्प है दोस्तों। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कौन सा कहलाएगा, जैव मंडल, है ना। जहां पर जीवन है उसे क्या कहा जाता है, जैव मंडल। और डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, जहां पर जीवन का अस्तित्व है पृथ्वी पर वो क्या कहलाता है, जैव मंडल। और डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती बायोम के लिए सत्य है। अब यहां क्वेश्चन देख लेना, विकल्प आपको ले जा रहे हैं विकल्पों के पास। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती बायोम के लिए सत्य बताना है ना। आपने क्वेश्चन तो अच्छे से पढ़ ही लिया होगा, अब उत्तर भी आपको बहुत अच्छे से बताना है, इम्तिहान से बताना है, आराम से बताना है कि इस बायोम का विस्तार 30 अंश से 45 अंश अक्षांश के मध्य है। यहां पौध जाल मृदा की प्रधानता पाई जाती है। यहां प्रतिदिन दोपहर 1 से 4 बजे के मध्य संवहनी वर्षा होती है। यहां निच्छालन द्वारा लेटराइट मृदा का निर्माण होता है। तो आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा कथन शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती बायोम के लिए सत्य है। शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती बायोम के लिए सत्य कथन बताना, सत्य। और सत्य हो जाएगा दोस्तों यहां पर कौन सा, कि यहां पर पौध जाल मृदा की प्रधानता है, यानी कि आपका जो विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही होगा, है ना। डंके की चोट पे आपका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है तोमत जी, बी नंबर। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो कौन नहीं है, कटिंगा, पंपास, स्टेपी, चाको। ये कहां पर है, पंपास घास के मैदान, कटिंगा, स्टेपी, चाको, ये सभी इनको सुमेलित करना है आपको। कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो 23 और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कौन सा, कटिंगा, है ना। कटिंगा ये घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, अर्थात ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। पंपास दक्षिण अमेरिका में है, स्टेपी यूरोप में है,
है ना। चाको कहां पर है? अर्जेंटीना में है। तो याद रख लेना इनको। तो घास के मैदान भी मैंने आपको याद करवाए हैं, मरुस्थल भी आपको याद करवाए हैं ट्रिक से। तो ये सारे के सारे देखना है दोस्तों, है ना। वो वीडियो मैंने ऐसे नहीं बनाया धरे रहने के लिए, सभी लोग देखना है। कथन सवाना घास स्थल के लिए असत्य बताना है। सवाना, इस सवाना से हमने आपको याद करवाया था कि अफ्रीका में होता है क्या? अफ्रीका और जाफ्रीका। अफ्रीका है तो सब आना, सब आना से सवाना, तो सवाना घास का मैदान कहां पर होगा? अफ्रीका में होगा। अब इसके बारे में असत्य कथन बताना है। कौन सा है? सवाना बायोम में मृदा का विकास कैल्सीकरण के द्वारा होता है। सवाना ब्राजील, अफ्रीका, न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। इन्हें वेनेजुएला तथा कोलंबिया में लानोज, ब्राजील में कंपोस्ट तथा अमेरिका में पार्कलैंड कहा जाता है। या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 24 का आंसर बताना है। तो कौन सा कथन असत्य बताना? असत्य। तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24। और 24 का आपका सही आंसर चला जाता है दोस्तों किस ओर? विकल्प नंबर डी की ओर। क्योंकि सवाना बायोम में मृदा का विकास कैल्सीकरण के द्वारा होता है। बिल्कुल सही है। ब्राजील, अफ्रीका, न्यूजीलैंड में भी पाए जाते हैं, है ना। इन्हें वेनेजुएला तथा कोलंबिया में लानोस, ब्राजील में कंपोस्ट तथा अमेरिका में पार्कलैंड कहा जाता है। बिल्कुल सही है। यानी कि आपका उत्तर क्या होगा? डी नंबर। ठीक है, याद रखना है। अगला बताना, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिक उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? विषुवत रेखा से किसकी ओर? ध्रुवों की ओर। ध्रुवों की ओर जा रहे हैं। आपको पता है कि सर्वाधिक जैव विविधता कहां पर होती है? विषुवत रेखा पर होती है। ठीक है, सभी को पता है, लगभग सभी लोग जानते हैं कि ये विषुवत रेखा है। इससे अगर ध्रुवों की ओर जा रहा है तो क्या होगा? जैव विविधता घट रही है। यहां भी जा रहा है तब भी जैव विविधता घट रही है। और अगर ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आ रहा है मतलब जैव विविधता बढ़ रही है। तो जैव विविधता के बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा कि पहले, है ना, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिक उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल्दी से बताएं। पारिस्थितिक उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है दोस्तों कि पहले बढ़ती है फिर घटती है। यानी कि आपका जो विकल्प नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो याद रख लेना आपको, पारिस्थितिक उत्पादकता पूछा गया है तो पहले बढ़ती है फिर घटती है। यानी आपका जो विकल्प नंबर सी है वो यहां पर सही है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, पर्वतों में ऊंचाई की ओर जाते समय निम्न में से कौन से वृक्ष देखने को मिलते हैं? 26 का आंसर बताना है आपको, है ना। इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, इससे मुझे भी कंफ्यूज लग रहा है यहां पर, लेकिन आपको बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, 26 का बताना है। वैसे पर्वतों में ऊंचाई की ओर जाते समय निम्न में से कौन से वृक्ष देखने को मिलते हैं? तो कौन से वृक्ष मिलते हैं? जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो प्रश्न क्रमांक अपना 26 यानी कि ओक। ओक कौन से? ओक मतलब क्या होता? अकौवा, है ना। अकौवा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अकौवा जानते ना आप? अकौवा, ओक, ओक के वृक्ष मिलते हैं, यानी डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब दावानल से तात्पर्य क्या है दोस्तों? दावानल यानी 27 का आंसर बताना है आपको। दावानल से क्या तात्पर्य है? तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
27 और 27 का आपका हो जाएगा बिल्कुल सभी लोगों ने सही बताया कि जंगलों में लगने वाली आग, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है तो किस पर करती है? प्रश्न क्रमांक आपका 28 है। तब राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल की नमी, यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर वायुमंडल की नमी आपका सही हो जाएगा। यहां पर दोस्तों आपके क्या हो जाएगा, पूरे प्रश्न खत्म होते हैं। एक प्रश्न आपका डाउट वाला है जिसको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बढ़िया है, सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करना है। जो भी हमारे साथी चैनल से नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप से अवश्य जुड़ जाएंगे। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, 9098609291 इस नंबर पर क्या करना है, आपको मैसेज भेजना है और मैसेज भेजकर आपको तुरंत लिंक मिल जाएगी ग्रुप की। ठीक है, और ग्रुप की लिंक मिलेगी तो आप लिंक से अपने अपने ग्रुप में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जुड़े हैं, है ना। और जितने भी साथी हमारे अरविंद जी हैं, बहुत बढ़िया, धुआं धुआं कर देंगे, बहुत बढ़िया। ओक वृक्ष कैसे गलत है? कृष्णा मरावी जी, ओक वृक्ष सही है, ओक के वृक्ष पाए जाते हैं वहां पे, है ना। मोहर सिंह जी, अटल सिंह जी, ठीक है, याद रख लेना सभी लोग। ठीक है, तो जो भी साथी अभी जुड़े नहीं हैं वो जुड़ जाएं, वीडियो को सभी लोग लाइक करें, और जो ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो ग्रुप से जुड़ जाएंगे सभी लोग। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर में लिंक मिल जाएगी, आपको लिंक मिलेगी और लिंक पर आपको क्लिक करना है कि आपको वर्ग 3 के ग्रुप से जुड़ना है ना। लिंक आपको तुरंत मिल जाएगी, आप एसएमएस करेंगे आपको तुरंत लिंक मिल जाएगी और लिंक मिलेगी तो आपको ग्रुप से जुड़ना है। ठीक है, 9098609291 इस पर आपको जुड़ना है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट है, वो भी कम डाउट है, ज्यादा नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन ओक वाला वृक्ष 101% क्या है, सही है। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं लेगा। मांगीलाल, अमरीश जी, प्रकृति, किशन जी, मंजुला जी। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद। मुकेश जी, रुक्मणी, मोहर सिंह, महेंद्र जी, तोमर जी, मंजुला, दीपक जोगी जी, ठीक है, सभी को जय हिंद। वीडियो होती है दोस्तों अपनी रोज 7 बजे पर्यावरण, 8 बजे होगी हिंदी व्याकरण। ठीक है, तो हिंदी